So hello everyone, let's start with Indian Evidence Act and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. This is the lecture 3 of Indian Evidence and Bharatiya Sakshya Adhiniyam series, and we have almost covered from section 1 to section 3, and now we will discuss कि क्या similarities हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में and Indian Evidence Act में. If you remember, in the last class we have almost covered the definition of evidence, and when it comes to Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, यहाँ पे section 2 क्लॉज ई में डेफिनेशन किसका है? एविडेंस का डेफिनेशन. तो एविडेंस की बात करते हैं. अब एविडेंस में क्या लिखा हुआ है? वो सारी स्टेटमेंट जो दी गई हो इलेक्ट्रॉनिकली वाया इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम और कोर्ट ने परमिट कर दिया हो या फिर कोर्ट ने रिक्वायर किया हो कि वो विटनेस के थ्रू आ सकती हैं. किस रिलेशन में? इंक्वायरी के रिलेशन में. वो सारी ही स्टेटमेंट जो होंगी वो ओरल एविडेंस कराएंगी. और हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट ओरल एविडेंस इज ऑल्सो ऑक्यूलर एविडेंस. ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये डेफिनेशन भी हमने पहले कवर कर लिया था. देन इट कम्स टू 2F, दैट इज फैक्ट, जहाँ पे हमने बात किया है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एनी मेंटल कंडीशंस. और यहाँ पे सेम चीज़, वही इलस्ट्रेशंस थी जो हमारे पास इंडियन एविडेंस में थी. सेम ही इलस्ट्रेशंस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन ऑर्डर में है, सर्टेन प्लेस में है, तो वो फैक्ट है. किसी ने कुछ देखा, कुछ बोला, तो वो भी फैक्ट है. अब हम इसी इलस्ट्रेशंस को आगे लेके चलते हैं. दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन. एक सेम वही डेफिनेशन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने करी थी कि अगर एक इंसान है जिसने कोई ओपिनियन होल्ड करके रखा है, कोई इंटेंशन है उसका, गुड फेथ है, फ्रॉडलेंट है, पर्टिकुलर वर्ड को लेके, पर्टिकुलर सेंटेंस को लेके, एक स्पेसिफाइड टाइम पे अगर उसने कुछ बोला है या पर्टिकुलर ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन में कुछ बोला है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्ट है. अब आते हैं हम 2G पे, दैट इज फैक्ट एंड इशू. अब फैक्ट एंड इशू क्या है? मीन्स एंड इंक्लूड. अब आपको याद है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मान लीजिए एक पार्टी है Y और एक पार्टी है Z. अब Y के अपने फैक्ट्स हैं, Z के अपने फैक्ट्स हैं, और इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है जिसको लेकर ये कोर्ट जाते हैं. ये जो कन्फ्लिक्ट है ये आपका फैक्ट एंड इशू. नाउ लेट्स डिस्कस 2H, दैट इज मे प्रिज्यूम. अब बेसिकली मे प्रिज्यूम है क्या? अब आप याद रखिएगा कि जहाँ कहीं भी बेयर एक्ट में मे प्रिज्यूम लिखा हो वहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन है. अब दो ऑप्शन हो सकते हैं. एक ऑप्शन जो होता है वो बेयर एक्ट में लिखा होता है, एक ऑप्शन जो है वो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे होता है कि कोर्ट कैसे इंटरप्रिटेट करेगा. और जो लॉयर्स हैं, जो पार्टीज़ के साथ आए हैं, जो फैक्ट एंड इशू को एक तरह से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के साथ रिलेट करे हैं, वो एक इंटरप्रिटेशन देते हैं कोर्ट को, और इसी से ना एक प्रेसिडेंस आता है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में अगर कोर्ट एक तरह से मान के चल रहा है, मे प्रिज्यूम कर रहा है एक फैक्ट को, तो अब कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि या तो वो उसे प्रूफ मानेगा, या तो कोर्ट ये मान लेगा कि ये तो प्रूफ हो चुकी है, करेक्ट. और अगर कोर्ट ऐसा नहीं मानता, कोर्ट क्या करेगा? एक ग्रेस दे. ग्रेस क्या देगा? कि वो उसको तब तक प्रूफ मानेगा या तो वो जब तक डिसप्रूव नहीं हो जाता, या फिर उसके डिसप्रूविंग के लिए प्रूफ नहीं आ जाता. अब हम आते हैं नॉट प्रूफ को. नॉट प्रूफ में क्या है? बेसिकली जो चीज़ ना तो प्रूव हुई है ना ही डिसप्रूव हुई है, करेक्ट, वो नॉट प्रूफ की कैटेगरी में आ गई. अब आते हैं प्रूफ. प्रूफ की कैटेगरी क्या कहती है कि कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट के सामने एक मैटर आया है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोर्ट बिल्कुल ऐसे ही मान के चलेगा कि अगर कोर्ट की जगह एक आम आदमी होगा तो वो भी यही मानेगा कि हाँ ये जो फैक्ट है ये इसी तरीके से होना है और इसी तरीके से रिलेट करता है, तो कोर्ट भी उसी सपोजिशन पे जाएगा. अब आते हैं हम रेलेवेंट पे. रेलेवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब रेलेवेंट में क्या कहा गया है? अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो उसकी रेलेवेंसी बता रहे हैं, तो वो जो फैक्ट है वो भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरे मोबाइल फ़ोन में मेरा सिम कार्ड है. अब मैंने क्या करा? उस सिम कार्ड से मैं मैसेज कर रही हूँ किसी को, तो मेरे सिम कार्ड में जो नंबर है और जो मेरे मोबाइल का IP एड्रेस है वो दोनों एक तरह से रेलेवेंसी में आ जाएंगे ना, डिजिटल रिकॉर्ड्स में. सेम यही चीज़ है. अब आते हैं शैल प्रिज्यूम पे. शैल प्रिज्यूम थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी क्लॉज को बताता है. अब बेयर एक्ट में जहाँ पर भी शैल लिखा हो तो आपको याद रखना है कि कोर्ट क्या करता है. शैल प्रिज्यूम में अगर एक फैक्ट को शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में डाला गया है तो कोर्ट उसको प्रूव मानेगा जब तक कि वो डिसप्रूव नहीं होता. अब मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में डिफरेंस क्या है? मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोर्ट मान के चलता है कि वो प्रूव हो गया है. पहली चीज़, कोर्ट मान के चलता है कि ये प्रूव हो गया है. दूसरी कैटेगरी, वो तब तक मान के चलता है जब तक वो डिसप्रूव नहीं हो. और एक और चीज़, वो सामने से कोर्ट अपने से
प्रूफ मंगा कि अगर आपको डिस्प्रूव कराना है आप प्रूफ ले आओ। लेकिन शैल प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोर्ट उसको मान के चलेगा कि प्रूफ हो गया है जब तक वो डिस्प्रूव नहीं होता। कोर्ट खुद से अपने ग्रेस पे नहीं मंगाएगा कोई भी एक्स्ट्रा प्रूफ। ये मैंडेटरी क्लॉज है कोर्ट के साथ। तो आपको याद रखना है कि बेयरेक्ट में अगर मे प्रिज्यूम है तो वहां पे प्रूफ माना जाएगा जब तक डिस्प्रूफ नहीं हो जाता या फिर उसके प्रूफ नहीं आ जाते। शैल प्रिज्यूम में एक मैंडेटरी क्लॉज है कि उसको प्रूफ माना जाएगा जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं होता। अब देखिए, हम बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2023 की, लेकिन अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से उसका रिलेशन देखें, आपका कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, प्रूव, नॉट प्रूव, डिसप्रूव, ये सेक्शन 2 के सारी डेफिनेशंस में दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले हमारे पास सेक्शन 4 था जो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ बताता था, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको सेक्शन 2 में डाल दिया गया है। तो अब हम सेक्शन 2 में सारे क्राइटेरियाज पढ़ते हैं, हम फैक्ट पढ़ते हैं, हम रेलेवेंट पढ़ते हैं, हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, हम कंक्लूसिव प्रूफ भी उसी में पढ़ते हैं, सब हम सेक्शन 2 में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2020। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बता रहा है। अब हमारे पास सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि ये बता रहा है कि फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट के लिए हम एविडेंस कब लेकर आएंगे कोर्ट में। ये कह रहा है कि एविडेंस मे बी गिवन। हमने बात किया था कि मे जो है हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि मे में कोर्ट या तो प्रूफ मान के चलता है जब तक कि वो डिसप्रूव नहीं होते, या फिर उनके डिसप्रूव के लिए प्रूफ मंगा लेगा। करेक्ट। तो कोर्ट के पास ऑप्शन है, और मैंने आपको बताया था ना कि मे प्रिज्यूम में एक इंटरप्रिटेशन दिया होता है बेयरेक्ट में और एक इंटरप्रिटेशन हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरीके से इंटरप्रिटेट करें। तो अब यहाँ पे क्या है कि एविडेंस दिया जा सकता है किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी भी एग्जिस्टेंस को लेके, किसी भी नॉन एग्जिस्टेंस को लेके। अब ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस तो ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस किस फैक्ट का है, ये उन सारे फैक्ट एंड इशू का है, और साथ ही साथ उन फैक्ट का भी है जिनको कोर्ट ने रेलेवेंट कंसिडर कर दिया है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या सेक्शन है, ये किसी भी पर्सन को रोकेगा नहीं जिसको किसी और लॉ के प्रोविजन ने उनको रोक दिया गया है जो कि रन हो रहे हैं सीपीसी के थ्रू। यहाँ पे ये सेक्शन उस पर गवर्न नहीं। तो अब हमने बात करी थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 3 के बारे में, लेकिन हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, ये सेक्शन हमारे पास सेक्शन 5 में था, जो कि अब भारतीय साक्ष्य सेक्शन 3 में आ गया है। तो अब हमें 3 में उसको पढ़ना है जो कि हम पहले सेक्शन 5 में पढ़ रहे थे। तो आज हमने कवर क्या किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 तक कवर कर चुके हैं। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 1, 2 and 3 अगर देखा जाए तो सेक्शन 2, सेक्शन 3 and your section 4, these are included in section 2 and section 5 is converted into section 3. तो बेसिकली ये था आज की वीडियो का एक छोटा सा जिस्ट। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू एवरी वन ऑफ यू। ये एक छोटी सी पहल है मेरी साइड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड those who want to connect with me on Instagram, I have my Instagram handle that is literally_legal. Also follow me there. So thank you everyone and bye bye.